स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार ने साल 2019 में पेश किया डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया है। दरअसल बिल संसद की जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास था। समिति की स्क्रूटनी के बाद अब साफ किया गया है कि इस बिल की जगह सरकार नया बिल लेकर आएगी, जिसकी संभावना अगले बजट सत्र में हो सकती है। सरकार के इस बिल को पेश करने के पीछे एक पूरा इतिहास है। साल 2017 में जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जरूरी निर्णय दिया था, जिसके मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। इस जजमेंट के बाद साल 2017 में ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन पर फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। जुलाई 2018 में BN श्रीकृष्णा समिति ने डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट पर एक रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने साल 2019 में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया था। सरकार ने बिल को वापस लेने की वजहें बताई हैं। दरअसल बिल में जेपीसी ने कई बड़े बदलाव किए हैं। इन रेडिकल चेंजेस के चलते सरकार बिल को ही नए कलेवर में पेश करना चाहती है। साथ ही टेक इंडस्ट्रीज ने भी डेटा लोकलाइजेशन के प्रावधानों पर चिंता जाहिर की है। बिल में डेटा लोकलाइजेशन को लेकर क्या प्रावधान थे, इस पर बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि दरअसल डेटा लोकलाइजेशन से मतलब क्या है। इससे मतलब है कि एक देश के डेटा को दूसरे देश में जाने से प्रतिबंधित करना। भारत के मामले में भारत चाहता है कि भारतीय यूजर्स के डेटा को भारत में ही स्टोर और प्रोसेस किया जाए। गौरतलब है कि बड़ी बिग डेटा कंपनीज विदेशों की हैं। ऐसे में भारत अपने डेटा की स्वायत्तता को दूसरे देशों को नहीं सौंपना चाहता। बिल में पर्सनल डेटा यानी निजी डेटा की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक कोई ऐसी विशेषता या जानकारी जिससे व्यक्ति की पहचान संभव हो सके। वहीं सेंसिटिव पर्सनल डेटा में व्यक्ति के स्वास्थ्य, वित्त, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जाति, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन समेत बायोमेट्रिक और जेनेटिक डेटा को शामिल किया जाता है। इसके अलावा क्रिटिकल पर्सनल डेटा को सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाना है। बिल में कहा गया था कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा को प्रोसेसिंग के लिए विदेश में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक कॉपी भारत में रखी जानी चाहिए। वहीं क्रिटिकल पर्सनल डेटा को केवल भारत में स्टोर और प्रोसेस किया जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अल्पसंख्यकों को लेकर एक जजमेंट दिया। बेंच के मुताबिक जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करना कानून के विरोध में होगा। बेंच ने माना कि अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य के स्तर पर ही होनी चाहिए। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका के मुताबिक हिंदुओं को ऐसे राज्यों में अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं दिया जाता जहां वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संख्या के लिहाज से कमतर होते हैं। इस याचिका में अल्पसंख्यकों की पहचान जिला स्तर पर करने की मांग भी की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने 2002 के TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में 11 जजों की बेंच द्वारा दिए गए निर्णय का रेफरेंस दिया। इस मामले में अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर करने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि साल 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया था। साथ ही कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में नोटिफाई किया था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार मिला है। केंद्र के स्तर पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा साल 2014 में दिया गया था। इधर कर्नाटक सरकार ने नीति आयोग के आधार पर SITK यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्नाटका के गठन का आदेश जारी किया है। इसे स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन के स्थान पर गठित किया जाएगा। इसका मकसद नए भारत के लिए नए कर्नाटक का निर्माण होगा। राज्य सरकार इस संस्था को सालाना 150 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराएगी, जिससे लक्ष्यों को हासिल करने में आसानी होगी।
इसमें नियोजन, अर्थशास्त्र, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। यह भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। आपको बता दें कि कर्नाटक भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य है। यह अपनी सीमा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से साझा करता है। इस खबर के इंपॉर्टेंस समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए एक सवाल पर नजर डाल लेते हैं। प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? ऑप्शंस थे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर राजस्थान। संस्कृति मंत्रालय गूगल के सहयोग से एएसआई संरक्षित साइट्स की बेहतर मॉनिटरिंग करने की तैयारी में है। देश में कुल 3693 धरोहर साइट्स हैं जिन्हें एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया गया है। गूगल की तकनीक के जरिए इन्हें डिजिटल मैप करके बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा। साथ ही अतिक्रमण पर भी नजर रखी जा सकेगी। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा मॉन्यूमेंट्स को द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के जरिए संरक्षित किया जाता है। आपको बता दें कि एएसआई संस्कृति मंत्रालय के तहत दिल्ली स्थित एक एजेंसी है जो कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना साल 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। वे इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि वाले हर स्मारक या स्थान या वस्तु को संरक्षित करना राज्य का दायित्व होगा। जिस स्मारक को संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर की जानकारी के अनुसार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक गाजा स्ट्रिप में इजराइल और पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के बीच हाल ही में हुए विवाद बढ़ने को लेकर है। इजराइल डिफेंस फोर्स के पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन चलाया गया था, जिसके तहत 5 अगस्त को गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य इजराइल के नागरिकों और गाजा स्ट्रिप के नजदीक रह रहे इजरायली निवासियों के विरुद्ध किसी भी थ्रेट को एलिमिनेट करना था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड ने कहा कि इजरायली गवर्नमेंट गाजा स्ट्रिप में आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार का एजेंडा चलाने की अनुमति नहीं देगी। ये आपातकालीन बैठक यूएई के द्वारा इनिशिएट की गई है। यूएई के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशंस डायरेक्टर अफर महाश अल हमेली ने जानकारी दी कि यूएई के अलावा चाइना, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी बैठक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने गाजा स्ट्रिप की शांति बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे सिविलियंस की जिंदगियों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 स्थायी जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं, और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के डिसीजन सहमति से किए जाते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में पिछले 36 सालों में सबसे ज्यादा कोरल कवर दर्ज हुआ है। ये कवर रीफ के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में दर्ज किया गया। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर एक्रोपोरा कोरल की रिकवरी के चलते ये स्थिति बनी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोरल्स प्रदूषण, बढ़ते तापमान और साइक्लोन जैसी स्थितियों के लिए सेंसिटिव हैं। मतलब ये कि इनकी ग्रोथ जितनी तेजी से हुई है, ये उतनी ही तेजी से खत्म भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोरल्स ऐसे मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जूजेंथेली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीविता में रहते हैं। एक कोरल को पॉलिप कहा जाता है। ऐसे कई सारे पॉलिप समूह में कॉलोनी बनाते हैं जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है।
ये लगभग 2300 किलोमीटर में फैली हुई है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कोरल्स दो तरह के होते हैं, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स मरीन वाटर के कैल्शियम कार्बोनेट से हार्ड एक्सोस्केलेटन तैयार करते हैं, वहीं सॉफ्ट कोरल्स अपने एंसेस्टर्स के बनाए स्केलेटन में ही रहते हैं। लंबे समय के साथ ये भी एक्सोस्केलेटन में इजाफा करते हैं। जब कोरल्स पर तापमान, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जूज़ेंथेलिस शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं, जिससे ये सफेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। ये घटना कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स शामिल हैं। इधर अमेरिका 8 से 12 अगस्त के बीच प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव PSI के तहत फॉर्च्यून गार्ड 2022 एक्सरसाइज को हवाई राज्य की राजधानी होनोलुलु में आयोजित करेगा। PSI की एशिया पैसिफिक एक्सरसाइज रोटेशन सीरीज के तहत फॉर्च्यून गार्ड 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास के तहत 21 देशों के बीच वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD के प्रसार को रोकने और प्रतिबंधित करने से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल की जाएंगी। इन अभ्यास में सरकार के स्तर पर तेजी से निर्णय लेने की क्षमता से लेकर WMD पर प्रतिबंध, जब्ती और हथियारों के निपटारे से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। फॉर्च्यून गार्ड 2022 में परिस्थिति आधारित टेबल डिस्कशन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर विषय आधारित एक्सपर्ट सूचना का आदान प्रदान होगा और WMD पर प्रतिबंध लगाने की लाइव कार्यवाही का डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। फॉर्च्यून गार्ड 2022 की शुरुआत 2014 में अमेरिका के द्वारा एशिया पैसिफिक एक्सरसाइज रोटेशन सीरीज में भाग लेने के लिए की गई थी। एशिया पैसिफिक एक्सरसाइज रोटेशन में शामिल सभी देश अपनी खुद की एक्सरसाइज होस्ट करते हैं। पैसिफिक प्रोटेक्टर, पैसिफिक शील्ड, मारू, डीप सैब्र, ईस्टर्न एंडेवर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की एक्सरसाइज हैं। PSI एक वैश्विक प्रयास है जिसकी स्थापना मई 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश द्वारा पोलैंड के क्राकोव में की गई थी। PSI का उद्देश्य स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच WMD, इसकी वितरण प्रणालियों और इससे संबंधित सामग्रियों की तस्करी को रोकना है। PSI में अभी 105 सदस्य देश शामिल हैं। इसके कोर सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, द नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, US और पोलैंड। PSI के तहत 21 देशों का ऑपरेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप OEG है। इसके साथ 84 इंडोर्सिंग स्टेट्स भी शामिल हैं। इंडोर्सिंग स्टेट्स ने मिलकर क्रिटिकल कैपेबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस नाम से एक सेट ऑफ टूल्स विकसित किया है, जिसका उपयोग सभी PSI भागीदार देशों द्वारा WMD को प्रतिबंधित करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के लगभग आधे सदस्यों के समर्थन के बावजूद भारत ने इस इनिशिएटिव का विरोध किया है। विरोध में चीन, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का तर्क है कि PSI सदस्यों द्वारा WMD के प्रतिबंध के तहत समुद्री जहाजों को रोका जाता है, जो समुद्र की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हाल ही में CID की आइडल विंग ने न्यूयॉर्क के बोनहम ऑक्शन हाउस में चोलकालीन मंदिर की पार्वती देवी की मूर्ति को ट्रेस किया है। इस मंदिर से 5 मूर्तियों की चोरी का मामला 51 साल पुराना है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये चोरी मई 1971 में नादानपुरेश्वर शिवन मंदिर से की गई थी। मंदिर थंडनथोट्टम में स्थित है। विशेषज्ञ की राय के अनुसार पौंडीचेरी के फ्रांसीसी संस्थान में मूर्ति की तस्वीर और बोनहम ऑक्शन हाउस में पार्वती की मूर्ति में समानता है। इसका मतलब है कि बोनहम ऑक्शन हाउस में पार्वती की मूर्ति कुंभकोणम के पास थंडनथोट्टम में नादानपुरेश्वर शिवन मंदिर की ही है। भारत यूनेस्को के विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 का एक सदस्य है, इसलिए भारत इस पार्वती देवी की मूर्ति के स्वामित्व का दावा कर सकता है। विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है। यह 1975 में लागू हुआ था और भारत ने इस कन्वेंशन पर 1977 में हस्ताक्षर किया था। अभी 194 देश इसके सदस्य हैं। आपको बता दें कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोलकाल अपनी मूर्ति कला के लिए भी जाना जाता है। चोलकाल में 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत, खासतौर पर कुंभकोणम में प्रचलित है।
10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय महारानी सेम्बियान महादेवी का नाम खास तौर से उल्लेखनीय है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में खबर आई है कि लाओस भी चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार हो गया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़ा हो गया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाओस ने अपने बड़े स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से बहुत बड़ा लोन लिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लाओस की क्रेडिट रेटिंग को घटाकर CAA3 कर दिया था और साथ ही ये कहा कि लाओस एक बड़े ऋण भार से दबा हुआ है और इसका फॉरेन रिजर्व बाहरी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ल्ड बैंक की अप्रैल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक एस्टिमेट इंडिकेट कर रहे हैं कि लाओस का पब्लिक और पब्लिकली गारंटी ऋण इसकी 2021 की GDP का 88% है। इस ऋण की वैल्यू $14.5 बिलियन है, जिसका लगभग आधा हिस्सा चीन ने ऋण के रूप में दिया है। चीन ने लाओस के बड़े रेल प्रोजेक्ट में निवेश किया है। 418 किलोमीटर लंबे लाओस चीन रेलवे प्रोजेक्ट में बीजिंग रेलवे ग्रुप और 2 अन्य चीनी कंपनियों का 70% शेयर है। इस प्रोजेक्ट को चाइनीज व्यापार के लिए एक चैनल के रूप में देखा जा रहा है। यह रेलवे प्रोजेक्ट चीन को थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और सिंगापुर से कनेक्टिविटी देगा। इससे दक्षिणी चीन को बंदरगाहों और निर्यात बाजारों तक अधिक पहुंच मिलेगी और लाओस की अर्थव्यवस्था चीन और अन्य यूरोपीय बाजारों तक पहुंच सकेगी। यह प्रोजेक्ट लाओस में परिवहन लागत को कम करेगा और एक्सपोर्ट और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों को बूस्ट करेगा और GDP रेट को बढ़ाने में मदद करेगा। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध है जहां ऋण देने वाला देश राजनैतिक और आर्थिक दोहन के लिए उधार लेने वाले देश को ऋण देता है। जब ऋण लेने वाला देश ऋण वापस नहीं कर पाता तो ऋण देने वाला देश अपने भू राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। गौरतलब है कि पहली बार एक भारतीय ब्रह्म चेलानी ने बताया था कि चीनी सरकार भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर कैसे लाभ कमाता है। चीनी विदेश नीति के आलोचकों का तर्क है कि हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और मट्टाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन के एक्सिम बैंक द्वारा श्रीलंका को दिए गए ऋण डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के उदाहरण हैं। चीन ने जहां एक तरफ मलेशिया के प्रोजेक्ट्स में $22 बिलियन का वित्त पोषण किया, वहीं मालदीव पर चीन का $3.5 बिलियन का कर्ज बकाया है। इसमें सरकारी ऋण, निजी ऋण और सॉवरेन गारंटीज में $1.5 बिलियन शामिल हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भी कहा है कि चीनी डेट ट्रैप एक आर्थिक और मानवाधिकार का मुद्दा है। हाल ही में राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के विदाई भाषण के दौरान संसद में तमिल संत और कवि त्यागराज का नाम चर्चा में आया। इनके नाम को लेकर सांसद जयराम रमेश ने कहा कि तमिल नाम त्यागराजा दिल्ली में त्यागराज हो गया। उन्होंने कहा कि श्री नायडू का होने वाला नया निवास जिस रोड पर है उस रोड का नाम गलत लिखा गया है। उन्होंने हिंदी साम्राज्यवाद को गलत नाम लिखे जाने का कारण बताया। जयराम रमेश ने नायडू जी से आग्रह भी किया कि इस नाम को ठीक तरीके से लिखा जाए। श्री नायडू ने कहा कि त्यागराज एक महान संत और कवि थे और तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग उनके संगीत को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को वो पर्सनल लेवल पर भी देखेंगे। त्यागराज तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुवयारू गांव में पैदा हुए थे। उनके जन्म स्थान में मंदिरों में भगवान शिव को त्यागराज के रूप में पूजा जाता है, इसलिए जन्म के समय त्यागराज का नाम त्याग ब्रह्मम रखा गया। त्यागराज को कर्नाटक संगीत के 3 प्रमुख संगीतकारों में से एक माना जाता है। मुथुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री के साथ त्यागराज को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्यागराज ने भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की स्तुति में संगीत की रचना की है और हजारों कृतियों के बोल लिखे। उन्हें संगीत संबंधी नवाचारों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। एक भारतीय दार्शनिक और कवि शुद्धानंद भारती ने त्यागराज को राम नाम का मंदिर कहा है। उन्होंने कहा कि त्यागराज गति में मीरा, भक्ति में कबीर, संगीत में पुरंदरदास और दृष्टि में नम्मलवार हैं। इनको राम कोकिलम भी कहा जाता है। उन्होंने करीब 600 कृतियों की रचना करने के अलावा तेलुगु में 2 नाटक प्रहलाद भक्ति विजय और नौका चरितम भी लिखा। प्रहलाद भक्ति विजय जहां 5 दृश्यों में 45 कृतियों का नाटक है, वहीं नौका चरितम एकांकी है और इसमें 21 कृतियां हैं। पंचरत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध लगाने वाली व्यवस्था पर भारत ने तीखा प्रहार किया है। भारत ने कहा कि प्रतिबंध व्यवस्था अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
भारत ने चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय पर आतंकवाद के मुद्दे पर सेलेक्टिविटी और डबल स्टैंडर्ड के व्यवहार का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। दरअसल हाल ही में सुरक्षा परिषद में आतंकवादी गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा विषय पर सत्र आयोजित हुआ था। सत्र में भारत की संयुक्त राष्ट्र दूत रुचिरा कंबोज ने चीन के द्वारा आतंकवादियों की लिस्टिंग पर रोक लगाने के फैसले पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियों के ग्लोरिफिकेशन को लेकर भारत ने आलोचना की। साथ ही काबुल में एक गुरुद्वारे पर हमलों के पीछे ISIL, खोरासन सहित आतंकवादी समूहों को आश्रय प्रदान करने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान शासन की भी निंदा की। विशेष रूप से भारत ने आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट की निंदा की। रिपोर्ट में मध्य और दक्षिण एशिया में खतरों पर केवल ISIL का जिक्र किया गया था। भारत को टारगेट करने वाले अन्य आतंकवादी समूहों का रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप को सूचीबद्ध किया हुआ है। भारत की ओर से कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के बीच का संबंध भारतीय क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारत ने आपत्ति जताई कि UNSC द्वारा लिस्टेड होने के बावजूद दाऊद इब्राहिम के द्वारा चलाए जा रहे अपराध सिंडिकेट को एक पड़ोसी देश में संरक्षण मिल रहा है। भारत ने अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ISIL के खिलाफ UNSC की प्रतिबंध व्यवस्था पर गहरी निराशा जताई है। इस व्यवस्था को पहली बार 1990 के दशक के अंत में लागू किया गया था, पर इस व्यवस्था के तहत भारत आतंकवादियों की सूची में कई आतंकवादियों को जोड़ने में असफल रहा है। भारत को चीन द्वारा लगाए गए अवरोधों और तकनीकी रोक का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय राजदूत ने घोषणा की कि भारत 28 से 29 अक्टूबर को दिल्ली और मुंबई में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। इसमें साइबर अपराध जैसी तकनीकी आतंकवादी चुनौतियों और क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से आतंकवाद की फाइनेंसिंग पर चर्चा होगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा भारत से संबंधित कात्सा प्रतिबंधों में छूट देने से संबंधित वोटिंग चर्चा में है। इस वोटिंग को असैन्य परमाणु समझौते के बाद से अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन प्रतिबंधों में छूट की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे, क्योंकि उनके पास राजनीतिक लाभ और कांग्रेस के 300 सदस्यों का समर्थन है। कात्सा अमेरिका का एक संघीय कानून है। इसका फुल फॉर्म काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है। इस कानून के तहत अमेरिकी सरकार ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ सैन्य लेन देन करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस कानून के आधार पर अमेरिका किसी भी राष्ट्र पर आर्थिक और वित्तीय पेनाल्टी लगा सकता है। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के हस्तक्षेप के कारण अमेरिका किसी भी देश पर पेनल्टी लगा देता है जो रूस के साथ हथियारों की खरीदारी करता है। यह कानून अगस्त 2017 से लागू है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस से S-400 ट्रम्प सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने भारत को स्पष्ट चेतावनी भेजी थी कि वो कात्सा एक्ट के तहत बड़े आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों से छूट के कारण भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। रशिया ऐतिहासिक रूप से भारत का हथियार और संबंधित तकनीकों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। भारत अभी भी रूसी हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। 2020 के लिए सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक रूस भारत के कुल सैन्य आयात का लगभग 50% हथियार निर्यात करता है। पहले भी भारतीय तेल कंपनियों ने कात्सा की अनदेखी करते हुए ईरान से कच्चे तेल की खरीद की थी। ईरान से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी भी दी थी। इसी प्रकार 2020 में तुर्की को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेने के लिए कात्सा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारत को कात्सा से छूट की आवश्यकता है। इससे भारत दक्षिण एशिया में एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकेगा और भू राजनीतिक शक्ति संतुलन स्थापित कर सकेगा। आइए शुरू करते हैं खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर देश में किए जा रहे हाथी संरक्षण के विभिन्न प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न ट्वीट्स के जरिए कहा कि एशियाई हाथियों का लगभग 60% हिस्सा भारत में पाया जाता है। पिछले 8 वर्षों में एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हाथियों के संरक्षण में मिली सफलताओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए हो रहे बड़े प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
गौरतलब है कि पर्यावरण संरक्षण का एक पक्ष भारत में मानव पशु संघर्ष को कम करना है। पर्यावरणीय संरक्षण को आगे बढ़ाने में स्थानीय समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग भी जरूरी है। भारत में हाथी को बाघ के समान दर्जा प्राप्त है और 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुसार संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1992 में लाया गया था। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसके तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य हाथियों की आबादी को सुरक्षा देना है, साथ ही उनके प्राकृतिक आवासों और प्रवास गलियारों की रक्षा करना है, ताकि उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को भी देखा जाता है। साथ ही इसमें कैप्टिविटी या कैद में रखे गए हाथियों का कल्याण करना और हाथियों को खासकर उनके दांतों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट मुख्य रूप से देश के 16 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हाथियों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी भारत में लागू हैं। गौरतलब है कि विश्व हाथी दिवस के मौके पर आज ही तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 5वें एलिफेंट रिजर्व की घोषणा की है। इसमें अब अगस्त्या मलाई एलिफेंट रिजर्व को भी शामिल किया गया है। इसका विस्तार राज्य के 2 जिलों तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत साइट्स के दिशा निर्देश को लागू किया जाता है। साइट्स के तहत माइक यानी हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम को भारत के एलिफेंट रिजर्व में 2004 से लागू किया जा रहा है। माइक कार्यक्रम हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्तियों को मापने के लिए चलाया जाता है। साइट्स जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इनकी प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। साइट्स 1 जुलाई 1975 से लागू है और भारत ने 1976 से इसे अपनाया था। भारतीय मौसम विभाग, जापानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से भारत के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एक नई पहल की है। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पहल भारत के एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करेगी, ताकि शून्य उत्सर्जन और जलवायु संबंधित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साझेदारी करके शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत यूएनडीपी, आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ विभिन्न जलवायु शमन तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत परिवहन, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कृषि जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में कम उत्सर्जन तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी 10 राज्यों में 150 स्वास्थ्य केंद्र सुविधाएं और 20 सूक्ष्म उद्यमों में सोलर ऊर्जा का उपयोग करना है। साथ ही 85 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें 30 कोल्ड स्टोरेज को भी सौर ऊर्जा तकनीक से चलाना शामिल है। इस पहल के तहत ग्राम पंचायतों को भी कवर किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ग्रीन जॉब और ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करना है। साथ ही 2000 से अधिक लोगों को ग्रीन एनर्जी तकनीक से संबंधित कौशल और प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह परियोजना बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 2022-23 के बीच शुरू की जाएगी। यह पहल यूएनडीपी के क्लाइमेट प्रॉमिस फ्रॉम प्लेज टू इम्पैक्ट कार्यक्रम के तहत जापानी सरकार द्वारा वैश्विक स्तर पर जलवायु मुद्दों पर सहयोग का एक अंग है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे पुराने आइस कोर की खोज की है। संभावना है कि वैज्ञानिकों को इस आइस कोर में 5 मिलियन वर्ष पुराने नमूने मिल सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को पहले 2.7 मिलियन वर्ष पुराने आइस कोर के सैंपल भी मिल चुके हैं, जो कि ग्लेशियर्स के प्राकृतिक प्रवाह द्वारा ऊपर की ओर धकेले जाने के बाद बर्फ की सतह के करीब मिले थे। लेकिन इस नई खोज से वैज्ञानिकों को उन बर्फ के नमूनों का विश्लेषण करने में मदद मिल सकती है, जिनमें वायुमंडल की बहुत पुरानी ग्रीन हाउस गैसें कैद होती हैं। लगभग 10 मीटर लंबी अवसादी आइस कोर ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में ओंग घाटी में पाई गई है, जो पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका को अलग करती है। वैज्ञानिकों ने आइस कोर की ड्रिलिंग करते समय बर्फ की संभावित आयु का विश्लेषण किया। उन्होंने
विभिन्न गहराइयों पर बर्फ की आयु दर्ज की है। उनके अनुसार ऊपरी खंड लगभग 3 मिलियन वर्ष पुराना है, जबकि निचला खंड 4.3 और 5.1 मिलियन वर्ष के बीच का था, जो कि इससे पहले मिले 2.7 मिलियन वर्ष पुराने आइस सैंपल से लगभग दोगुना पुराना है। वैज्ञानिकों के द्वारा आइस कोर में बोरेलियम, नियॉन और एल्यूमिनियम के समस्थानिक पाए गए। जब हाई एनर्जी कॉस्मिक रे किसी चट्टानी सतह से टकराती है तो ऐसे समस्थानिक बनते हैं और इनकी सांद्रता इस बात का संकेत देती है कि आइस एज की शुरुआत में पृथ्वी की परिस्थिति कैसी थी। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की आइस एज में जाने के समय की बताई जा रही हैं। वैज्ञानिकों को इन बर्फ के नमूनों से पृथ्वी के आइस एज में जाने का कारण भी पता चल सकता है। इस खोज से लगभग 2.5 से 5 मिलियन वर्ष पहले की जलवायु परिस्थिति को समझा जा सकता है, जब वैश्विक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आज की तुलना में अधिक था। पृथ्वी के इतिहास में कम से कम 5 प्रमुख आइस एज रहे हैं, जो कि हुरोनियन, क्रायोजेनियन, एंडियन, सहारन, लेट पैलियोजोइक और क्वाटरनरी आइस एज कहलाते हैं। आपको ये बता दें कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ से आधुनिक जलवायु विज्ञान को समझा जाता है। परंपरागत रूप से वैज्ञानिक उन जगहों पर ड्रिल करते हैं जहां साल दर साल बर्फ की परतें जमा होती हैं, जो ग्लेशियर के प्रवाह से प्रभावित नहीं होती। ये खोज एपिका यानी यूरोपियन प्रोजेक्ट फॉर आइस कोरिंग इन अंटार्कटिका द्वारा की गई थी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में तमिलनाडु की झांकी को अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके चलते तमिलनाडु सरकार ने इस झांकी का प्रदर्शन अपने राज्य में ही किया। साथ ही चेन्नई में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में भी इसे शामिल किया गया। चर्चा में आई इस झांकी में रानी वेलु नचियार व कोयली को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया था। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने भाषण में रानी वेलु नचियार का वर्णन किया। गौरतलब है कि रानी वेलु नचियार अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पहली महिला क्रांतिकारी रानी थीं। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया था। कहा जाता है कि मानव बम का उपयोग भी सबसे पहले उन्होंने ही किया। रानी वेलु नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के शिवगंगई क्षेत्र में हुआ था। तमिल में वे वीर मंगाई यानी बहादुर महिला के नाम से जानी जाती हैं। वे युद्ध कलाओं, घुड़सवारी, तीरंदाजी और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में माहिर थीं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सेना और अरकोट के नवाब की सेनाओं ने मिलकर शिवगंगई पर आक्रमण कर दिया और 1780 में रानी वेलु नचियार और अंग्रेजी सेना का आमना सामना हुआ था। रानी वेलु ने इतिहास में दर्ज पहला सुसाइड बम हमला करने की योजना बनाई। इसके चलते उनकी सेना की कमांडर कोयली ने आत्मदाह किया और अंग्रेजों के गोला बारूद और हथियार घर में कूद पड़ी। इस तरह वीर कोयली ने अंग्रेजों की सेना को कमजोर कर दिया और वीरगति प्राप्त की। आपको बता दें कि कोयली के जीवन के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।